तो रेस्पिरेशन इन प्लांट हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं जो सब में कॉमन है। तो पहला क्वेश्चन, रेस्पिरेशन कहाँ होता है? आंसर आएगा दुनिया की सभी सेल्स में होता है, जो जीवित है उन सब में होगा। क्योंकि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई हर जीव या ऑर्गेनिज्म क्या निकालता है? एनर्जी। अच्छा, अब एनर्जी कैसे निकालता है? आप कहते हैं, हम कहते हैं फूड क्यों खाते हैं, तो आपका जवाब है सर उससे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा कहां से आती है? फूड मतलब केमिकल्स, फूड मतलब केमिकल खाते हैं। केमिकल जैसे ग्लूकोज खाया, फ्रक्टोज खाया, गैलेक्टोज खाया, या हमने फैट खाया, या हमने कुछ भी खाया, तो ये हमने क्या लिया? केमिकल। किसी भी केमिकल में केमिकल बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड में ऊर्जा भरी होती है। अगर उन बॉन्ड को हम ऑक्सीडाइज या ब्रेक डाउन करेंगे तो जो ऊर्जा है वो निकल के बाहर आएगी। उसी ऊर्जा को दो तरह से ऊर्जा निकलेगी, एक हीट, और एक जो ऊर्जा निकलेगी उसको हम पकड़ लेंगे, एटीपी पकड़ लेगा, एडीपी पकड़ के उसको एटीपी में बदल देगा। यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज एटीपी। दुनिया के हर जीव में, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स है, क्या पाया जाता है? एटीपी जरूर पाया जाएगा। तो इतना समझ में आया कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना, किसके कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना? फूड के। क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके ऊर्जा निकाल लेने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, जो कि दुनिया की हर सेल में कॉमन होती है। तो हम इसको लेके चलते हैं और देखिए क्या लिखा है। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, यानी दुनिया में जो भी जिंदा है वो ब्रीथ कर रहा है। कह रहा है लेकिन ब्रीदिंग इतनी जरूरी क्यों है? और फिर कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रीथ, जब ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है? क्योंकि ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। बिना एनर्जी के कोई जिंदा नहीं रह सकता। आपको पता है बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं पॉसिबल है। डू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्लांट एंड माइक्रोब्स ब्रीथ, कहते क्या सारे प्लांट और सारे माइक्रोब्स ब्रीथ करते हैं? बिल्कुल, कोई भी हो, सैप्रोफिटिक हो, पैरासिटिक हो, या हेट्रोट्रॉफ हो हमारी तरह, या कोई भी है, सबको ब्रीथ करना ही पड़ेगा क्योंकि सबको ऊर्जा निकालनी है। लिखा है जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल बोल दिया, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या चाहिए? एनर्जी। क्या करने के लिए? डेली लाइफ की एक्टिविटी को करने के लिए, जैसे एब्जॉर्प्शन, जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे मूवमेंट, जैसे रिप्रोडक्शन, इवन ब्रीदिंग के लिए भी ऊर्जा चाहिए। आप बताइए, फेफड़ों को काम करने के लिए या मसल को सिकुड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। हमारी जो एनिमल में आपको पता है इंटरकॉस्टल मसल है, वो जब सिकुड़ती है, डायफ्राम जब सिकुड़ता है तो भी एनर्जी चाहिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। तो यानी हमारा ब्रीदिंग के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। कह रहा है ये सारी एनर्जी कहां से आती है? अगर देखा जाए यूनिवर्स की बात करें तो सन से, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी एटीपी, एटीपी। और वो कहां से आई? फूड से। और फूड में एनर्जी कहां से आई? सन से। फोटोसिंथेसिस कल पढ़ा था। इसका मतलब हम जानते हैं कि हम खाना खाते हैं और खाने में एनर्जी है। ये एनर्जी कहाँ की है? सन की। ये एनर्जी सन की है, राइट। हम लोगों ने कल इस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया था। लाइट एनर्जी यानी सन एनर्जी, यानी फोटॉन्स वाली, और केमिकल एनर्जी यानी फूड वाली। कौन सा फूड बनता है? ग्लूकोज। लेकिन जाता किस रूप में था? सुक्रोज। और स्टोर किस रूप में होता है? स्टार्च। याद आ रहा है कुछ? फिर इन्होंने बोला ये जितना फूड है सबके अंदर क्या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती? नहीं, कार्बोहाइड्रेट में कुछ और होती है, फैट में कुछ और होती है, और इसके अलावा प्रोटीन में कुछ और होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ और होती है, ऑर्गेनिक एसिड में कुछ और होती है। क्या प्लांट खाते हैं? आंसर आएगा नहीं, प्लांट खाते नहीं है, लेकिन खाना बना लेते हैं। वेयर डू द प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, प्लांट को एनर्जी कहां से मिलती है? जो खाना उन्होंने बनाया ये खुद उसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं और उसको एनर्जी मिल जाती है। माइक्रोब्स का क्या होता होगा? उनको फूड कहां से मिलता है? अभी सब बात करते हैं। यहां से रियल में चैप्टर स्टार्ट होता है। देखो, ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस मतलब मेटाबॉलिज्म, लाइफ प्रोसेस मतलब मेटाबॉलिज्म, जितनी भी एनर्जी की जरूरत है लाइफ प्रोसेस मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए, वो कहां से आती है? अभी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स। और केमिकल को क्या बुलाते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। और केमिकल को फूड बुलाते हैं। फूड इज मैक्रोमोलिक्यूल, जो कि एक केमिकल है। कौन कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल हम लोग खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड, ऑर्गेनिक एसिड, एसेट्रा। ऑर्गेनिक एसिड कब खाते हैं? नींबू में सिट्रिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एसिड्स हमें फलों और सब्जियों से मिल जाते हैं, ठीक है। लिखा है इसी को हम फूड बोलते हैं। तो फूड क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल। फूड है मैक्रोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, एसेट्रा, ठीक है। ओनली ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया, ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना लेते हैं। प्रोड्यूसर कहेंगे कि कंज्यूमर?
फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर होंगे कि सेकंड? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में, अभी मैंने बताया, और इसको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी बात आ गई, कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करने लगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोज बना किस रूप में था? ग्लूकोज गया किस रूप में था? स्टोर किस रूप में होता है? ये मोनोसेक्राइड, ये डाइसेक्राइड और ये पॉलीसेक्राइड। अब इन्होंने बोला, याद रखिए कि ग्रीन प्लांट की सारी सेल ग्रीन नहीं होती, सारा टिश्यू ग्रीन नहीं होता, सारे ऑर्गन ग्रीन नहीं होते, ठीक है ना, सारे ऑर्गन ग्रीन नहीं होते, तो सारे फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, केवल कुछ वो हिस्सा फोटोसिंथेसिस करेगा जो ग्रीन होता है। क्या क्या कह रहा? वो सेल जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, बस वही क्या करेगी? वही वो फोटोसिंथेसिस करेंगी। यानी ये सुपरफिशियल वाली की डीप वाली? पत्ती का ऊपर वाला भाग या तने का ऊपर वाला भाग जब हरा होता है, जब हरा होता है तना, तो भी क्या होता है? आप नीम की छड़ी को देखो, नीम का पौधा देखो, नीम के स्टेम को देखोगे, छीलोगे तो व्हाइट नजर आएगा, और ज्यादातर हिस्सा वो डेड होता है। यानी ऊपर वाला जो हिस्सा था उसी में बस क्लोरोप्लास्ट होता है, बाकी सब में नहीं होता। तो केवल सुपरफिशियल लेयर ही फोटोसिंथेसिस कर सकती है, सारी नहीं करेंगी। और कह रहा है इसका मतलब ग्रीन प्लांट्स और अदर ऑर्गन्स का क्या होता होगा? ग्रीन प्लांट्स में जो अदर ऑर्गन है, जितने ऑल अदर ऑर्गन टिश्यू है जो कि नॉन ग्रीन है, उनका क्या होता होगा? तो ग्रीन पार्ट इनको क्या कर देता है? फूड सप्लाई कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। एक शब्द आता है ट्रांसलोकेशन, फूड एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो नॉन ग्रीन पार्ट करता है ग्रीन को कि ग्रीन करता है नॉन ग्रीन को? जिस पर खाना होगा वही तो दूसरे को देगा। खाना है किसके पास और खाना किसको चाहिए? तो इसने उसकी मदद कर दी। अच्छा, अब ये क्या करेगा? ये हो सकता है डेड हो, ये हो सकता है डेड हो, लेकिन डेड नहीं हो सकता, वरना इसको खाना क्यों चाहिए? लेकिन अब मैं कहता हूं अगर डेड होता तो खाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट दे देता। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं म्यूचुअल कहीं ना कहीं फायदा है। अगर ये डेड होता, इसको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये इसको मदद करता। क्या मदद करता? मैकेनिकल सपोर्ट। हम कहते हैं ये जिंदा है और इसको खाना चाहिए, तो ये नॉन ग्रीन है, तो क्या कर सकता होगा? हो सकता है वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा। हो सकता है फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, जैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा। हो सकता है कि मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा हो, जैसे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी तो लिविंग है, ठीक है ना। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। कह रहा है इसका मतलब अब इसको फूड मिल गया तो ये क्या कर लेगा? फूड का ऑक्सीडेशन, और क्या निकाल लेगा? एनर्जी। अब इन्होंने कहा फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन पार्ट, यानी कि ग्रीन पार्ट से फूड ट्रांसलोकेट हो जाता है कहां पे? नॉन ग्रीन पार्ट को। उनका काम चल गया। अच्छा, अब हमारी बारी। हमारा क्या है? हम क्या है? ऑटोट्रॉफ का उल्टा, हम प्रोड्यूसर का उल्टा कंज्यूमर। हम प्रोड्यूसर के उल्टे हैं कंज्यूमर। वो खाना बनाते थे, हम खाना खाते थे, है ना। वो प्रोड्यूसर है, हम कंज्यूमर है। वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आते थे, हम किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर आ सकते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट। हम फर्स्ट के अलावा किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर आ सकते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट। अच्छा देखो, अगर कोई एनिमल डायरेक्टली प्लांट से फूड लेता है तो हार्बीवोर्स, और अगर इनडायरेक्टली लेता है तो कार्निवोर्स, ठीक है। यानी हेट्रोट्रॉफ अगर डायरेक्टली ले रहा है तो हार्बीवोर्स, इनडायरेक्टली ले रहा है तो कार्निवोर्स। अब हमारा भी काम चल गया भाई, हमने प्लांट से ले लिया, प्लांट ने अपने लिए बनाया प्लस हमारे लिए भी बना दिया, तो हमारा भी काम चल गया। अब सवाल ये उठता है, जो फंजाई होती है या कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सड़ी गली चीजों पर रहते हैं, उनको खाना कैसे मिलता होगा? उनको खाना मिलता है जब हम लोगों की डेथ हो जाती है तो हमारी बॉडी जो होती है वो डेट्राइटस में बदल जाती है। याद आ रहा है? मरी हुई चीजों को डेट्राइटस कहते हैं। डेट्राइटस के ऊपर कौन ग्रो कर जाता है? सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट के दो उदाहरण बताइए, फंजाई और बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया नहीं लिखा पर वो भी होता है। फंजाई और बैक्टीरिया सबसे पॉपुलर सेप्रोफाइट्स होते हैं, और ये सड़ी गली चीजों पर रहते हैं, और इन्हीं के ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व कर देते हैं। हमारे शरीर के ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व कर देंगे, डिसॉल्व करते तभी तो बॉडी सड़ने लगती है, और उसको सक कर लेते हैं, स्कूप, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्कूप कर लेते हैं। इस तरीके से फंजाई में ये लिखा भी है कि ये ऑर्गेनिक मैटर, डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर लिखा है कि इनका भी काम चल गया। अब बताओ, पौधे का काम चला, पौधे के ग्रीन पार्ट ने खाना बनाया, नॉन ग्रीन का भी काम चला। अच्छा, फिर पौधे से हमने लिया, हमारा काम चला, मतलब शाकाहारियों का चला, शाकाहारियों के अलावा मांसाहारियों का भी चला। उसके अलावा जब हम मर जाएंगे, पौधा मर जाएगा, पत्ती गिर जाएगी, सूख जाएगी, सड़ जाएगी, तब भी इनका काम चल गया। यानी सबका काम किससे चल रहा है? हाँ, वैसे चल रहा है। अगर हम पूछे तो सनलाइट से, और अगर हम पूछे एनर्जी वहीं की आई है जो हम लोगों को चला रही है, ठीक है ना। यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी लिखा है इकोलॉजी में, क्या लिखा है?
और हमारी बॉडी का अल्टीमेट सोर्स पूछ लिया जाए, हाँ, और ये एनर्जी कहाँ पे प्रेजेंट है, फूड में, किस रूप में प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन स्केलेटन, कार्बन कार्बन स्केलेटन या कार्बन कार्बन बॉन्ड। जब इन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेंगे कि रिड्यूस, तो ऑक्सीडाइज का मतलब तोड़ना कि जोड़ना, तो एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और इसी एनर्जी को हमारी बॉडी में एटीपी में कन्वर्ट कर लिया जाता है और जब चाहे तब इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी एनर्जी, जितना भी अल्टीमेटली ऑल द फूड, जितना भी फूड आपको मिलेगा, वो सारा फूड कहां से मिलेगा, पौधे से। वो सारा फूड आपको कहां से मिलेगा, कह रहे लाइफ की प्रोसेस के लिए, मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए जितना खाना आएगा वो फोटोसिंथेसिस द्वारा आएगा, और कौन देगा, प्लांट। इस चैप्टर में हम सेल के अंदर की बात करेंगे, हम सेल के अंदर के रेस्पिरेशन की बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि तोड़ना कैसे है फूड के बॉन्ड को, फूड के बॉन्ड को कैसे तोड़ना है, कहां पे, सेल के अंदर। और फिर हम ये भी देखेंगे कि ऊर्जा कैसे निकलती है, तो ऊर्जा दो रूप में निकलती है, एटीपी और हीट। तो हीट तो लिबरेट हो जाती है, हीट तो लिबरेट हो जाती है। अच्छा आप बताओ, आपके शरीर से हीट निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, जब सांस ले रहे हैं, अभी हम मर जाएंगे तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी, यानी क्या, यूनिवर्स के बराबर टेम्परेचर हो जाएगा, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, एम्बियंस टेम्परेचर है, उसके बराबर हो जाएगा। तो हमारी आपकी बॉडी में हीट निकल रही है तो गर्म है बॉडी, जिनकी डेथ हो जाएगी, हीट निकलना बंद, रेस्पिरेशन बंद, तो बॉडी ठंडी हो जाएगी, है ना। अब इन्होंने क्या बोला कि देखो, अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे ऊर्जा को पकड़ के एटीपी बनाना है, यानी फास्फोराइलेशन। अब फास्फोराइलेशन कितने प्रकार का होता है, एक कल पढ़ा था फोटोसिंथेसिस किस समय, उसका क्या नाम था, फोटोफास्फोराइलेशन। एक आज पढ़ेंगे, उसका क्या नाम है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो बताओ, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कौन सा फास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन, और जब रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। दोनों में क्या अंतर है, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। एक में एटीपी बनेगा इन द क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो क्या है, फोटोफास्फोराइलेशन। और एक आज बात करेंगे जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई नोन एज। और अगर ऑक्सीजन ना लिखा हो तो बोलना भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन, भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो भी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो वहीं पे आ गया, सीधे सीधे वहीं पे टॉपिक आ गया है, क्या बोल रहा है, फोटोसिंथेसिस। देखो जितना पढ़ेंगे आज सॉलिड पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, याद दिला रहा है, फोटोसिंथेसिस कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट में। कह रहा है क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में तो होता ही नहीं। तो बताइए फोटोसिंथेसिस कहां होती, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो वहां पर जो वो बन रहा है एटीपी, उसको बोलते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। और वो जिस थ्योरी से बन रहा था उस थ्योरी का नाम आप बताओगे, केमी ऑस्मोसिस थ्योरी। और किस पर बेस्ड होती, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट की प्रोटॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट की प्रोटॉन ग्रेडियंट। अच्छा केमी ऑस्मोसिस थ्योरी यहां भी कॉमन है, वहां भी कॉमन है, दोनों जगह कॉमन है। बताइए दोनों जगह कौन सी थ्योरी लगेगी, दोनों जगह ईटीएस चलेगा कि नहीं, दोनों जगह एटीपी बनेगी कि नहीं बनेगी, दोनों जगह केमी ऑस्मोसिस फॉलो होगा कि नहीं, दोनों जगह प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, ये होगा दोनों जगह। वेयर एस ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कह रहा है खाना बना यहां, खाना बना यहां इस चैम्बर में, और खाना ब्रेकडाउन होगा यहां पे, और ऊर्जा निकालेगा, ऊर्जा निकालेगा कहां पे निकालेगा, पहले साइटोप्लाज्म में, ये बात कर रहा है ग्लाइकोलिसिस की। और फिर और माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखिएगा जब ऑक्सीजन होगा तभी, अदरवाइज नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, यूकैरियोट्स में, और ये भी लिख लेना, जब ऑक्सीजन होगा तभी, अदरवाइज नहीं। तो बताइए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है और एरोबिक कहां होता है, साइटोलॉजी वाले चैप्टर में साफ लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आइए देखते हैं, हमने आपको शुरू से बोला है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करनी है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि फूड की बात कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड एक्सेट्रा, ये सारे। तो उन्होंने बोला कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, और इनको ऑक्सीडाइज कराना है, इनका ऑक्सीडेशन कराना है, कहां पे, सेल के अंदर, तभी तो वर्ड आएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। और फिर कुछ अमाउंट में, कंसीडर अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, कंसीडरेबल का अमाउंट का मतलब होगा एक निश्चित मात्रा में एनर्जी निकलेगी। जैसे एक ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करो 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, कितनी, 686, 786 नहीं, 686, ठीक है ना। तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी, और ये प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, इन्होंने शॉर्ट में क्या बोल दिया, रेस्पिरेशन। अच्छा जिस कंपाउंड को आप ऑक्सीडाइज करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे हम आपसे पूछे लकड़ी खा लूं मैं और बोलूं कि एनर्जी निकल जाए,
यानी लकड़ी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम कोई चीज मान लो हमने खा लिया, अखबार खा लिया, सेल्लोज। अब सेल्लोज इंसान नहीं पचा पाता, बच्चे अखबार खा लेते हैं, छोटे बच्चे, तो वो सेल्लोज नहीं पचा पाते हम लोग। क्या वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है? नहीं। अब हमने रोटी खा ली, वो पचेगी, मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। तो जिन जिन चीजों से, जिन जिन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से आप एनर्जी निकाल सकते हो, उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और याद रखिए, यूजुअली कौन कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। सबसे कॉमन होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे कॉमन है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे कॉमन कौन है? ग्लूकोज। आगे चल के लिखा है मोस्ट फेवर्ड वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज, सबसे फेवरेट है, ठीक है। बट प्रोटीन एंड फैट एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड, ये भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकता है। और लिखा है इन सम प्लांट्स, यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। कह रहा है कि कुछ पौधों में कि सभी पौधों में। देखो, ज्यादातर किसको लिया गया है? लेकिन प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड किनमें? कुछ पौधों में। अब बताओ, ऑर्गेनिक एसिड टमाटर में, तो टमाटर में ही तो काम आएगा। आप बताओ, ऑक्सैलिक मैलिक एसिड एप्पल में, तो एप्पल को ही तो काम आएगा। तो जिन पौधों में होगा उन्हीं के लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, ठीक है ना। यहां इतनी बात बता रहे हैं, जो आखिरी बात लिखी है एनसीईआरटी की, उसको मैच कराते हैं। कहते हैं प्योर कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकता है, आखिरी में लिखा, बिल्कुल आखिरी में। लेकिन प्योर प्रोटीन और प्योर फैट कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम, क्यों? क्योंकि अगर प्योर फैट को हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक डाउन करने में बहुत समय लग जाएगा, तब तक तो हमारी तो जान जा सकती है। इसीलिए प्योर प्रोटीन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, प्योर फैट कभी भी डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं होता वो, और लेकिन प्योर कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर तीनों चीज हमारे अंदर प्रेजेंट है, प्योर प्रोटीन, प्योर फैट, प्योर कार्बोहाइड्रेट, क्या ऑक्सीडाइज होगा? अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल ना हो तो मजबूरी है, तब फैट और प्योर प्रोटीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन जब तक कार्बोहाइड्रेट है तब तक नहीं। अब क्या बोला गया? जब भी कभी ऑक्सीडेशन होता है इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, तो नॉट इनटू द सेल, नॉट रिलीज फ्री एनर्जी इनटू द सेल, तो सारी की सारी फ्री एनर्जी सेल में नहीं निकलती, सारी की सारी नहीं निकलती। और सिंगल स्टेप में तो बिल्कुल नहीं। मतलब वो कह रहा है जितनी एनर्जी है, क्या सारी हमें एटीपी के रूप में निकलेगी? नहीं। अच्छा, क्या एक स्टेप में निकल जाएगी? नहीं, एक स्टेप में नहीं निकलती। हम हमेशा एक एग्जांपल देते हैं, गन्ने से जूस निकालना हो तो पहले एक बार उसको मशीन से गुजारते हैं, थोड़ा जूस निकलता है 2-4 चम्मच, फिर उसको ऐसे फिर गुजारते हैं, अब थोड़ा और निकलता है, फिर उसको बेंड करके ऐसे वो गुजारते हैं, फिर वो कुछ निकलता है, फिर नींबू फंसा के, फिर अदरक फंसा के, पुदीना डाल के, अब उसका इतना जूस निकल जाता है कि आपका ग्लास बड़ा वाला महाग्लास, वो महाग्लास भर जाता है। और देखा होगा, इधर सलमान खान की फोटो होती है, उधर कैटरीना की, दोनों पी रहे होते हैं। भले वो कभी ग्लास का जूस का ऐड ना की हो, लेकिन उनको वो लोग जरूर लगाए होंगे, नहीं? आगे देखो, इट इज रिलीज इन सीरीज, यानी कि आपको कई स्टेप में कराना है प्रोसेस, सिंगल स्टेप में नहीं। क्योंकि सिंगल स्टेप में, अगर आपने सिंगल स्टेप में करा दिया तो एक तो पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। आपको क्या कराना है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अच्छा, हमने एक बार गन्ने को पेरा, ऐसे पेरना बोलते हैं। अच्छा, क्या सारा जूस निकल गया? हमने फेंक दिया तो लोग हम पे हंसेंगे, कहेंगे अरे बेवकूफ था, उसको पता ही नहीं था कैसे पूरा भरपूर उपयोग करना हो। इसलिए जो जो एक्सपर्ट होगा उसको कई बार उससे गन्ने से निकालेगा, तब तक निकालेगा जब तक कि उसका मैक्सिमम पार्ट एक्सट्रैक्ट ना कर ले। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कराने हैं और स्लो स्लो स्टेप कराना है। आप देखना, गन्ने की मशीन की स्पीड भी वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट भी कर लेते हैं, उनका साइज भी, कितना उसकी विड्थ होती है। तो स्लो स्लो स्टेप में कराना है, और हर स्टेप को कंट्रोल करने के लिए एंजाइम रखना है, ताकि वो कंट्रोल रहे, और जो भी ऊर्जा निकल रही है, जो भी केमिकल एनर्जी निकल रही है, वो किस रूप में निकलनी पड़ेगी? एटीपी के रूप में। इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एनर्जी जो रिलीज होती है, ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज नॉट यूज डायरेक्टली। मतलब जो भी एनर्जी निकल रही है एटीपी के रूप में या जिस भी रूप में, क्या वो डायरेक्ट यूज हो जाती? नहीं। पहले एटीपी, जैसे हम लोग भी कोई भी अर्निंग करते हैं, अगर हमने अर्निंग करी, आज मान लीजिए अर्निंग करी, आपके जेब में नोट आया, अच्छा क्या डायरेक्ट खर्च हो जाता है? आया भी नहीं और खर्च हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपकी जेब में आएगा, भले वो इमीडिएटली खर्च कर दो, आप एक दिन बाद खर्च कर दो, 2 दिन बाद खर्च कर दो, या तुरंत खर्च हो गया, पर आपके पॉकेट में आएगा और फिर उसी रूप में जाएगा। तो कोई एनर्जी भी एटीपी के रूप में आती है, और जब जरूरत होती है तो एटीपी के रूप में जाती है, राइट?
इसका मतलब एटीपी बनना कंपलसरी है, एटीपी बनना कंपलसरी है। और एटीपी टूटेगा भी, कब टूटेगा? जब आवश्यकता होगी। जब आवश्यकता होगी तो कह रहा है जब उसको यूटिलाइज करना होगा तो टूटेगा। पहले बना फिर टूटा, फिर बना फिर टूटा, ऐसे ही पैसा आया गया, ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। फिर आगे, इसका मतलब एटीपी, एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। एटीपी जो होती है एनर्जी करेंसी कहलाती है। यानी जैसे हमारे लिए करेंसी की चर्चा मैंने की रुपीस, वैसे इनके लिए जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है? एटीपी। शरीर का जो एनर्जी करेंसी है एटीपी। एनर्जी करेंसी या करेंसी ब्रोकर, या फिर बोलते हैं हम लोग एनर्जी ब्रोकर। और ये एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, एनर्जी ट्रैप करता है विशेष तरह के बॉन्ड के रूप में, विशेष तरह के बॉन्ड के रूप में, कहीं लिखा होगा। ये कह रहा है एटीपी यूज होगी वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस में भी। ये कह रहा है जो एनर्जी आपने पकड़ी है वो कहीं ना कहीं यूज होगी। ठीक है, कहां से? जो निकली कार्बन कार्बन स्केलेटन से। कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और इसका मतलब जो चीज आपने कह रहा है आपने देखा कि ये यूज हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, रेस्पिरेशन ना होकर के कोई मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। रेस्पिरेशन ना करके क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। तो कोई ना कोई नया मॉलिक्यूल बन जाएगा, जैसे क्लोरोफिल बन जाता है। जैसे आपका बहुत सारा अदर कंपाउंड भी बन जाएगा जो कि रेस्पिरेशन से बियॉन्ड होगा। और ये आखिरी में आप देखोगे, देखो ये वाला पॉइंट कह रहा है, कौन सा पॉइंट कहां के लिए लिखा है ये जानना बड़ा जरूरी है। ये देखिए इस जगह की बात कर रहा है, एम्फीबोलिक पाथवे। ये देखिए कुछ कंपाउंड टूटा, पायरुविक एसिड बन गया। अब अगर मान लो हमें पायरुविक एसिड नहीं भी, पायरुविक एसिड से कोई और चीज बनानी होती तो हम इसको यहां से विड्रॉ कर लेंगे, और विड्रॉ करने के बाद हम उसका यूज कर लेंगे। तो देखो जब कोई चीज टूट रही थी तो एनाबोलिक की कैटाबोलिक, और जब इधर से वापस गई यूज कर लिया तो देखो हो गई कैसी? एनाबोलिक। मतलब इसीलिए रेस्पिरेशन को हम आगे चल के क्या बोलेंगे, और अगर सिंगल चॉइस हुआ तो कैटाबोलिक। और अगर अगर हमारे पास सिंगल चॉइस है और हमें पूछा जाए क्या है, कैटाबोलिक, क्योंकि चीजें टूट रही है। लेकिन अगर हमारे पास एक डुअल चॉइस है तो बोलेंगे बोथ कैटाबोलिक और एनाबोलिक। और इसमें भी अगर पूछे कौन सी साइकिल को कैटाबोलिक और एनाबोलिक बोलेंगे, मतलब ग्लाइकोलिसिस बोल दे आपसे, लिंक रिएक्शन बोल दे, या आपसे कोई और बोल दे, तो आप बताना क्रेब्स साइकिल। आ चुका है क्वेश्चन ये। अब हम चलते हैं और डिटेल में। इन्होंने बोला है क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? आंसर आएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। करते हैं पर डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं कैसे सांस ले रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा। हम लोग में तो दिखता है। कह रहे यस प्लांट रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट को भी O2 चाहिए, और हमारी तरह वो भी क्या निकालते हैं? CO2। Hence plant have system in place ensure availability of O2। मतलब प्लांट में ऐसा सिस्टम बना के भेजा है ऊपर वाले ने कि वो अपनी O2 की व्यवस्था खुद कर ले, वो अपनी O2 की व्यवस्था खुद कर ले, ऐसा सिस्टम दे रखा है। देखो कैसे प्लांट हमारी तरह उनके पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। प्लांट में हमारी तरह स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब लंग्स वगैरह ये सारे कुछ भी नहीं होते, गिल्स वगैरह ये कुछ नहीं होते, तो फिर भी वो गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन उनके पास क्या होता है? स्टोमेटा। और क्या होता है? लेंटिसेल। लेंटिसेल देखो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद क्या बन जाती है? स्पेशल ओपनिंग, उन्हें क्या बोलते हैं? लेंटिसेल। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ से पहले क्या होता है? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा और लेंटिसेल दोनों ओपनिंग होती है, लेकिन ये ओपनिंग खुद बंद भी हो सकती है, खुल भी सकती है। कौन सी ओपनिंग हमेशा खुली रहती है? लेंटिसेल। ये दोनों में अंतर है, दोनों स्पेशल ओपनिंग है पर वो कंट्रोल हो सकती है, ये अनकंट्रोल होती है। ये सेकेंडरी ग्रोथ से पहले बनती है, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनती है, और ये ज्यादातर ओल्ड वुडी पौधों में बनती है, वुडी। अब क्या कहा गया? देयर आर सेवरल रीजन व्हाई प्लांट कैन गेट along विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बोलता है क्या रीजन है कि प्लांट के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है? कह रहा क्या रीजन है कि प्लांट के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है? पहला रीजन, यहां से क्वेश्चन आता है, लगातार आया हुआ है। पहला रीजन, हर एक प्लांट अपनी खुद का गैसेस एक्सचेंज करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि प्लांट में होता है इंटरसेलुलर स्पेस। किसके कारण? प्लांट का सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिश्यू का नाम पैरेन्काइमा। प्लांट में सबसे कॉमन टिश्यू का नाम। और पैरेन्काइमा लूज होता है कि टाइट? लूज होता है, तो बीच में स्पेस ज्यादा होगा कि कम होगा? अच्छा, इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होगा तो गैसेस आसानी से डिफ्यूज होगी कि मुश्किल से? इसीलिए प्लांट का अपना खुद का गैसेस एक्सचेंज करने में सक्षम है प्लांट।
अच्छा, और कह रहा है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट बहुत कम कराना पड़ता है। कहता है अगर आप सक्षम हो अपने काम में, मैं सक्षम हूं, तो शायद ही मेरी जरूरत आपको लगे, आपको जरूरत मुझे लगे, है ना। कहता है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट पे बहुत कम निर्भर है। किसके लिए? गैस को देने के लिए या लेने के लिए। गैस की लेन देन बहुत कम होती है दो पार्ट को, क्योंकि दोनों पार्ट अपना खुद का गैसेस एक्सचेंज करने में सक्षम है। कह रहा दूसरी बात क्या है, प्लांट में बहुत ज्यादा गैसेस एक्सचेंज की डिमांड नहीं होती। प्लांट में बहुत ज्यादा गैसेस एक्सचेंज की डिमांड नहीं होती। क्या करेंगे इतनी गैस, आप बताओ। हमारा तो दिल भी मांग रहा है, हमारा दिमाग भी मांग रहा है, हमारी किडनी भी मांग रही है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी मांग रहा है, हमारा पेट भी मांग रहा है, हमारा स्किन भी मांग रही है। उनके पास इतनी सारी चीजें है ही नहीं, उनके पास बहुत कम सिस्टम है, हमारे पास बहुत एडवांस टाइप का सिस्टम है। हमको ऊर्जा ज्यादा चाहिए, उनको ऊर्जा कम चाहिए, इसीलिए प्लांट में तो लोकोमोशन तक नहीं होता। ना लोकोमोशन होता है, ना एक्सक्रीशन होता है, ना नर्वस सिस्टम होता है, ना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आप खुद बताइए, है ना। तो इसलिए, और हमारी तरह एडवांस भी नहीं है बहुत, इसलिए उनको बहुत ज्यादा गैसेस एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं होती। बहुत कम डिमांड है, मतलब हमारी डिमांड की तुलना से इनकी डिमांड काफी कम है। अच्छा, रूट, स्टेम और लीफ की बात करें तो ये बहुत ये एट रेट फॉर लोअर देन एनिमल डू, हमारे से इनकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो काफी कम है। हमारे तुलना से इनकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो काफी कम है। ये देखो, एनिमल्स जैसा करता है उससे कम करते हैं ये। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ये भी समस्या खत्म, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो पौधा कौन सी गैस लेता है? CO2। कौन सी निकालता है? अब समस्या खत्म। हमारे साथ तो ऐसा है नहीं कि हम फोटोसिंथेसिस कर लें, O2 ले लें और CO2 ले लें, O2 निकल जाए। पौधे के साथ ये फायदा होता है कि पौधा फोटोसिंथेसिस के दौरान बहुत सारा गैसेस एक्सचेंज कर लेता है, और हर एक लीफ अडेप्टेड होती है अपनी खुद की जरूरतों को पूरी करने के लिए। कब? इस पीरियड में, यानी फोटोसिंथेसिस के समय। फोटोसिंथेसिस के समय O2 ले लेगी, CO2 निकाल देगी। कौन? लीफ। कह रहा है जब सेल फोटोसिंथेसिस करती है तो O2 कोई समस्या ही नहीं रह जाती। इतनी ज्यादा O2 निकलती है कि पौधा भी ले लेता है, और हमारे लिए एटमॉस्फेयर में आ भी गई, जो आप सांस ले रहे हो, जो हम आप सांस ले रहे हैं, इतनी ज्यादा O2 निकल जाती है। तो कह रहा है सेल में रिलीज हुई, सेल ने जरूरत के हिसाब से ले लिया, बाकी को हमारे लिए छोड़ दिया। सही है कि नहीं है? फिर कह रहा है तीसरी चीज क्या है? तीसरा प्लस पॉइंट ये है, तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि अगर बहुत बड़ा पौधा भी है, अगर बहुत बड़ा पौधा भी है, लिखा है ना, इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट, जैसे यूकेलिप्टस की बात करें, यूकेलिप्टस में भी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है गैस की, बहुत ज्यादा गैस की डिमांड नहीं है। जब हर पार्ट अपना खुद का गैस एक्सचेंज कर रहा है तो डिमांड नहीं है बहुत ज्यादा। तो इसलिए पौधों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है हर एक लिविंग सेल जो प्लांट में है वो सरफेस के काफी करीब होती है। मैंने आपको बताया था, लिविंग सेल सरफेस पर और डेड सेल डीप में, डेड सेल डीप में। कहता है ये पर्टिकुलर बात सही साबित होती है लीव्स के लिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है लीव्स के लिए। कह रहा है कि अब आप अपने आप से पूछेंगे, जो जो मोटे पौधे होते हैं जिनके ऊपर छाल होती है, वुडी स्टेम होते हैं जिन पे, या जिनकी रूट लकड़ी जैसी सख्त हो जाती है, ठीक है, उनका क्या होता होगा? तो अभी बात की थी ना हम लोगों ने, उनके ऊपर क्या होगी? छाल। छाल के नीचे लिविंग सेल होंगी। लिविंग सेल को कैसे ऑक्सीजन मिल जाएगी? तो आप बताओगे उनमें स्पेशल ओपनिंग थी। और ये बात मैं अभी पहले भी बता चुका हूं, मैंने वुडी वर्ड बोला था, और मैंने ये भी बोला था सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है पहले। और सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है? वुडी पौधों में कि नॉन वुडी में? और पौधे को और वुडी बना देती है, पौधे को और वुडी बना देती है। अब क्या बोला है? द सेल इन, जो सेल अंदर की थी वो क्या करती हैं? वो मैं पहले ही बता चुका हूं, मैकेनिकल सपोर्ट। अंदर वाली सेल जिंदा नहीं है लेकिन वो मैकेनिकल सपोर्ट देंगी। अगर जिंदा है तो खाना लेंगी, ठीक है, कोई ना कोई काम करेंगी, कोई ना कोई फंक्शन करेंगे। सेल ऑफ प्लांट हैव एट लीस्ट ए पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कांटेक्ट विद एयर। कहते हैं कुछ सेल लगातार सरफेस के टच में होनी चाहिए, जो एयर के संपर्क में होनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है इसका काम, ये ऐसा काम क्यों होता है? मैंने ये बात भी बताया आपको। लूज पैरेन्काइमेटस सेल, हर जगह पे वहां लूज पैरेन्काइमेटस सेल होती है। हर जगह क्यों बोला? लीव, स्टेम, रूट, सब जगह पे। और इससे क्या होता है? आपस में कनेक्शन बना रहता है। किसका? एयर स्पेस का। एयर इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, कहीं भी डिफ्यूज हो सकती है, ठीक है। अब क्या बोला गया? अब बोला है कंप्लीट। अब इनकम्प्लीट और कंप्लीट की बात करेगा। क्या कह रहा है? कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज। अब कंप्लीट कंबस्शन का मतलब, कंबस्शन वो प्रोसेस मत समझ लेना। कंप्लीट कंबस्शन का मतलब है शरीर के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन। यहां कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज का क्या मतलब है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ
ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो देखो ये ग्लूकोज ले लिया, ये 6 O2 लगेगा, 6 CO2 निकलेगा, 6 वाटर निकलेगा, 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। बोलिए, या फिर अगर आपको नंबर ऑफ एटीपी में देखना है तो 36 ना, कभी 36 कभी 38, वो भी क्लियर करेंगे। वो गेट पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है, शटल पर, ठीक है। मैक्सिमम 38। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, अगर ये एनर्जी जो है, जो एनर्जी निकली है, ये जो एनर्जी निकली है ये यूजफुल है बहुत सेल के लिए, तो इट शुड बी यूटिलाइज टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल दैट द सेल रिक्वायर। कहता है जो एनर्जी निकली है अगर सेल के लिए जरूरी है तो सेल उसे यूज कर लेगा, और सेल की आवश्यकता के अनुसार। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि प्लांट की सेल यूज कर रही है कैटाबोलाइज टू ग्लूकोज। स्ट्रेटजी ये है कि प्लांट की सेल यूज करती है कैटाबोलाइज टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी पहले ग्लूकोज को कैटाबोलाइज करती है और कुछ इस प्रकार से करती है कि सारा ऊर्जा हीट के रूप में ना निकल जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ऊर्जा को एटीपी में बदल लिया जाए, कुछ ऊर्जा को एटीपी में बदल लिया जाए। इसीलिए छोटे छोटे स्टेप में कराना पड़ेगा कि बड़े बड़े? नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्टेप, ताकि क्या हो जाए, हर स्टेप में हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए, इतनी एनर्जी मिल जाए कि हम उससे किस में बदल सकें, एटीपी के रूप में। कह रहे यही स्टोरी है किसकी? रेस्पिरेशन की। मतलब रेस्पिरेशन में अभी उन्होंने इतना बताया, छोटे छोटे स्टेप में कराना है, ग्रेजुअल स्टेप में कराना है, और एनर्जी धीरे धीरे निकलेगी, और उस एनर्जी को धीरे धीरे निकलने से फायदा ये है पूरी एनर्जी निकाल पाएंगे मैक्सिमम। और यहाँ पे वही गन्ने वाला एग्जाम्पल सही है, और यहाँ पे यही स्टोरी है रेस्पिरेशन की। अब यहां से बोल रहा है, अब स्टार्ट होने वाला है ग्लाइकोलिसिस। जब भी कभी रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन यूज होती है, जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन यूज हो, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। अगर ऑक्सीजन यूज कर रहा है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन की इनकम्प्लीट। अच्छा, पहचानेंगे कैसे? लास्ट प्रोडक्ट देख करके। अगर लास्ट प्रोडक्ट CO2 और वाटर है, ये देखो CO2 और वाटर है, साथ में ऊर्जा मिल रही है, तो ये होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और अगर CO2 और वाटर नहीं है बल्कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तब आप बताओगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जैसे मैं आपको ये पूछता हूं, ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेगा, अब आप बताओ पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्यों? एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना, ना CO2 निकला ना वाटर निकला। अच्छा, इसी तरीके से जब आगे लिंक रिएक्शन की बात करेंगे तो लिंक रिएक्शन में एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल को एंजाइम में बनेगा और एक CO2 निकलेगा साथ में। अब बताओ अभी भी क्या हुआ? पार्शियल। लेकिन जब क्रैफ साइकिल करा लेंगे तो आपको CO2 भी निकल जाएगा, वाटर भी निकल जाएगा, अब क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो लास्ट प्रोडक्ट हमें इंफॉर्मेशन देगा कि प्रोसेस कैसी है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट। कंबस्शन यानी ऑक्सीडेशन। कंबस्शन के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीडेशन के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। बट सम सेल लिव विदाउट ऑक्सीजन। कहता चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो वो जिंदा रह सकती है। कहता है सोचिए कैसी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन होती है जब ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो क्या होगा? देखो हम लोग तो मर जाएंगे क्योंकि हम स्ट्रिक्टली एरोबिक हैं, लेकिन कुछ ईस्ट की बात करें, ईस्ट को अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हो तो जिंदा रहेगा, नहीं दो तो भी जिंदा रहेगा, उसके पास ये गुण है। यानी कुछ अपना नेचर बदल लेते हैं, कुछ अपना नेचर बदल लेते हैं। दोनों सिचुएशन। माइकोप्लाज्मा के बारे में सुना होगा, माइकोप्लाज्मा आपको पढ़ा होगा आपने। माइकोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल दोनों को नुकसान पहुंचाता है, पैथोजेनिक होता है, और वो ऑक्सीजन के साथ भी जिंदा रहता है, ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रहता है। बोलो क्लियर है? एनसीईआरटी में लिखा है आपके कि दे कैन लिव इवन विदाउट ऑक्सीजन, लिखा है कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ भी जिंदा है, ऑक्सीजन के बिना भी। अच्छा याद करो, जब पृथ्वी बनी कहां बनी? समुद्र में। पृथ्वी बनी, पृथ्वी पर लाइफ बना कहां बना? समुद्र में। जब पृथ्वी पर लाइफ बनी कहां बनी? समुद्र में। तो पहला जो पहला जो जीव बना होगा वो एरोबिक बना होगा कि एनारोबिक? एनारोबिक बना होगा। बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, वो एनारोबिक बना होगा। क्या वो जीव गायब हो गया कि आज भी है? आज भी है हमारे पास, आज भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ, यानी कि सफिशिएंट रीजन है कि पहला जो सेल था पृथ्वी पर, हमारे प्लेनेट यानी पृथ्वी पर,
वो उस समय एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन। मतलब एरियोबिक था कि एनारोबिक? बात कर रहा है आर्की बैक्टीरिया की। सबसे पुराने बैक्टीरिया कौन से हैं? आर्की बैक्टीरिया। कह रहा है आज भी ऐसे जीव प्रेजेंट हैं, वी नो सेवरल दैट आर एडेप्टेड टू एन एनारोबिक कंडीशन। बोलते आज भी वो जिंदा है, मतलब आज भी बिना ऑक्सीजन के ही रह रहे हैं। ऐसा नहीं उन्होंने अपना नेचर बदल लिया, आज भी बिना ऑक्सीजन के ही एनारोबिक कंडीशन में अडेप्ट हो गए हैं। यानी इनका नेचुरल सिलेक्शन किस कंडीशन में हुआ? एनारोबिक की एरोबिक? ऑक्सीजन के बिना कि ऑक्सीजन के साथ? लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स, अब इसका मतलब समझिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या है? देखो, जो लिखा है वो नहीं है, अभी अभी ये वो नहीं है। क्या लिखा है? तो ये अभी कैसे हैं? जैसे मैं, ये मेरे लिए बात कर रहा है, कह रहा है आप फैकल्टेटिव एनारोब्स हो, तो आपको ऐसे समझना है, मतलब मेरा जो ओरिजिनल नेचर है वो ऐसा नहीं है, मैं रियली अभी एरोबिक हूं, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मैं अपना स्वभाव बदल दूंगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा? यानी फैकल्टेटिव का मतलब ऑप्शन है, और क्या बनने का ऑप्शन है? जो लिखा है आगे। अच्छा बताओ, जैसे मैं रियली कैसा हूं? एरोबिक। अगर मुझे ऑक्सीजन ना मिले तो मैं अपना स्वभाव बदल दूंगा और मुझे कहेंगे फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब समझ में आ गया होगा। अगर यही लिखा होता ऑब्लिगेटरी एनारोब्स, मतलब मैं 100% एनारोबिक ही। समझ में आई बात? तो दो टर्म आएंगे, इसको इसके लिए सावधान रहिएगा थोड़ा। ऑब्लिगेट आ जाए 100%, और जो लिखा हो वही 100%, और फैकल्टेटिव आ जाए तो जो लिखा हो उसका उल्टा। बताओ, मैं आपको एक शब्द बता, अपने लिए एक शब्द बोल रहा हूं, बताइएगा मैं रियली कैसा हूं और मेरे पास क्या बनने का ऑप्शन है। मैं हूं फैकल्टेटिव एरियोब्स, मतलब ओरिजिनल स्वभाव मेरा कैसा है? फिर से सुन लीजिए, फैकल्टेटिव एरियोब्स हूं मैं, फैकल्टेटिव एरियोब्स। मतलब मैं फैकल्टेटिव बोल रहा हूं, मतलब मेरे पास विकल्प है क्या बनने का? एरियोब्स बनने का। मतलब मैं अभी क्या हूं? एनारियोब हूं, मेरे पास क्या विकल्प है? समझ गया ना? जो लिखा हो, जैसे यहां लिखा था फैकल्टेटिव एनारियोब्स, तो विकल्प क्या है एनारियोब बनने का? तो है कैसा? एरियोबिक। अब समझ में, अब याद रहेगा। चलिए, कहता कुछ ऐसे भी हैं जो ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट का मतलब 100% जो लिखा हो वही हो। जैसे अब बताओ, चार शब्द मैं अपने लिए बोल रहा हूं, ऑब्लिगेट एरियोब्स मेरे लिए। अब बताओ, 100% एरियोबिक। ऑब्लिगेट एनारियोब्स 100% एनारियोबिक। अच्छा, फैकल्टेटिव एरियोब्स, मतलब अभी क्या हूं? एनारोबिक। क्या बन जाऊंगा? अच्छा, और फैकल्टेटिव एनारियोब्स, नहीं फैकल्टेटिव एरियोब्स, मतलब अभी कैसा हूं? एनारोबिक। क्या बन जाऊंगा? अब चार चार शब्द आ गए। अब क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब देखो क्या कह रहा है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब देखो क्वेश्चन यहां से बनेगा, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे एरियोबिक हो चाहे एनारोबिक, उनमें एक चीज तो चलनी चलनी तय है। क्या चलनी तय है? क्या चलनी तय है? कहां चलती है ये भी बता दो। साइटोप्लाज्म। कहां चलती है? एक ग्लूकोज कितने पायरुविक एसिड में बदलेगा? 2। ये कितने कार्बन का कंपाउंड है? ये कितने कार्बन का कंपाउंड है? तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। कहां चलती है? किस में चलती है? सभी में। एनारोबिक में चलती है, एरोबिक में, कि दोनों में? अच्छा, जिस प्रकार ग्रीन पौधों में C3 पाथवे कॉमन था, उसी प्रकार हर सेल में क्या कॉमन है? हाँ, ग्लाइकोलिसिस कॉमन है, मतलब एनारोबिक वाली स्टेप हमेशा चलेगी। कह रहा है ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है, और ऑक्सीजन हो या ना हो, इसको चलना ही चलना पड़ेगा, लेकिन रियली में इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये पार्शियल ब्रेकडाउन होगा कि कंप्लीट? पार्शियल ऑक्सीडेशन की कंप्लीट। कैसे पहचाना आपने? लास्ट प्रोडक्ट में CO2 और वाटर नहीं मिल रहा, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। अब आ जाइए ग्लाइकोलिसिस। पहले ग्लाइकोलिसिस को समझिएगा। ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज यानी शुगर। ग्लाइकोलिसिस का मतलब, ये कौन सी भाषा से लिया है? जी फॉर ग्लाइकोलिसिस, जी फॉर ग्रीक। जी फॉर ग्लाइकोलिसिस, जी फॉर ग्रीक भाषा से लिया है। दूसरी बात, ग्लाइकोज का मतलब क्या होता है? शुगर। और लिसिस का मतलब तोड़ना, मतलब शुगर को तोड़ेंगे, मतलब 6 कार्बन को 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में तोड़ देंगे, यही होता है ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, इस स्कीम को 3 ग्रेट साइंटिस्ट ने दिया था, एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नस। एम्बडेन, मेयरहॉफ, पार्नस, इसीलिए इस स्कीम का नाम क्या पड़ गया? हाँ, तो EMP पाथवे। EMP पाथवे, E फॉर एम्बडेन, M फॉर मेयरहॉफ, P फॉर पार्नस। ठीक है,
अच्छा कह रहा है एनएरोबिक में सिर्फ एक ही स्टेप होता है, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही स्टेप होता है रेस्पिरेशन में, और उसका नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। उसका नाम क्या है? तो बताइए, एनएरोबिक में एकमात्र स्टेप होता है, नाम बताइए। ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहां होती है? अभी बता चुका हूं, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस कहां होती है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। किस में होती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। ग्लूकोज पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा कि कंप्लीट? क्या बनाएगा? कितने मॉलिक्यूल, कितने कार्बन का कंपाउंड है? ये कितने कार्बन का कंपाउंड है? क्या ऑक्सीजन यूज होगी? नहीं सर। अगर ऑक्सीजन यूज होती तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इनकंप्लीट की कंप्लीट? इनकंप्लीट को पार्शियल भी बोल सकते हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी रफली पार्शियल बोला इन्होंने। पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या CO2 निकलेगा? क्या O2 यूज हुई? क्या CO2 निकला? अच्छा, एरोबिक में होता है कि एनारोबिक में? दोनों में होता है, ठीक है, कॉमन है। अच्छा, फिर कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। क्या यूज होता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का। इसमें कितने कार्बन? इसमें कितने कार्बन? क्या O2 निकली? क्या CO2 निकला? सिंगल स्टेप में होता है कि मल्टी स्टेप? कितने स्टेप होते हैं? और ईच स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। ईच स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। और एक बात और बता दे, जब भी कोई काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो एनर्जी खर्च करनी ही पड़ती है, कोई भी। तो इसमें भी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, यानी एटीपी यूज होगा। कितने एटीपी यूज होगा? 2। कितना निकलेगा? 4। कितना निकलेगा? 4। तो ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर आया था, इस साल नहीं, लास्ट ईयर आया था 2023 में, कि बताइए नेट गेन ऑफ एटीपी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस। तो आंसर आएगा 2। नेट गेन बोल दिया था ना, 2। ठीक है, 2। तो अब इसको जरा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले इसको समझेंगे, फिर वो पढ़ेंगे। समझिएगा ध्यान से, इसको समझिए ध्यान से। ग्लूकोज में कितने कार्बन? ग्लूकोज में 6 कार्बन, ठीक। आपको कितनी एटीपी खर्च करनी है? 2। तो क्या समझदारी है, दोनों एटीपी एक साथ खर्च कर दें और फिर वेट करें? नहीं, समझदारी हमेशा ये होती है पैसे के मामले में भी, कि थोड़ा थोड़ा खर्च करें, रिस्पॉन्स देखें, फिर खर्च करें। अगर आपके पास 20 करोड़ है तो 20 करोड़ एक बार में नहीं लगा दोगे, पहले थोड़ा थोड़ा लगाएंगे कि हाँ, ताकि हमारी कैपिटल बची रहे। तो कुल मिला करके अल्टीमेटली क्या करना है? इसका मतलब आपके पास जो 2 लाख रुपए हैं, कितने लाख लगा दो? 1 लाख लगा दो। 1 एटीपी मतलब 1 लाख। आपके पास 1 लाख आपने लगा दिया। ये आपका पैसा खर्च हो गया। पैसा खर्च होगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना। अब देखो किसके पास गया? इस कार्बन के पास जाके चला गया। फास्फेट जो निकला एटीपी से, वो 6वें कार्बन पे बैठेगा पहले। रूल सीख लो, जब भी कोई कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फेट आएगा, किसी भी, पूरे बायो की बात कर रहा हूं, जब भी किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई चीज ऐड होगी तो बड़े कार्बन पे। बड़ा कार्बन मतलब पहला की 6वां? अगर 5 कार्बन होता तो 5वां की पहला, अगर 3 कार्बन होता तो तीसरा की पहला। हाँ, तो याद रखना ये। और फिर कहां ऐड होगा? फर्स्ट पर। 2 हाथ है इसके, एक हैवी वाला हाथ, एक लाइट वाला हाथ, यानी 1 नंबर 6 नंबर। तो इस पे भी ऐड होता है, इस पे भी, लेकिन पहले किस पे ऐड हो? 6 नंबर वाले पे। बाद में ऐड कर दो। क्या नाम पड़ गया? ग्लूकोज के 6 पर फास्फेट आ गया, नाम बताइए। फास्फेट। और एंजाइम का नाम है हेक्सो काइनेज। हेक्सो काइनेज। तो एंजाइम का नाम हो जाएगा हेक्सो काइनेज, याद रखो, इंपॉर्टेंट बात है। एंजाइम का नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज। और कंपाउंड कौन सा बन गया? और कितनी एटीपी खर्च हुई? याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, रटो नहीं, आप समझो जरा। अब हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट है। अब क्या है? अब उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट यानी प्रोडक्ट बना, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया। वो सबस्ट्रेट था, ये प्रोडक्ट बन गया। अब यहां पर इसको केवल रीअरेंज करते हैं, केवल रीअरेंज करते हैं। अब फ्रक्टो ग्लूकोज का अरेंजमेंट, आइसोमर क्या होता है? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट, और रीअरेंजमेंट में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। तो आप बताइए, यहां पे कोई एनर्जी खर्च नहीं हुई। ये हमने यहां तक किया। अच्छा, अब आगे। अब आपके पास फिर एक एटीपी है, वो भी खर्च कर दो। अब आपके 2 लाख रुपए खर्च। अब आपका एक भी खर्चा नहीं है। अब आपका बिजनेस सक्सेस हो गया, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक।
यानी क्या, 1 लाख आपने पहले स्टेप में किया और 1 लाख आपने तीसरे स्टेप में किया। याद रखिएगा, पहला एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप कौन सा, फर्स्ट, जब ग्लूकोज किस में बदला। दूसरा एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप कौन सा है, थर्ड, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में बदला। अच्छा देखो इधर देखो, इधर देखो, ये कार्बन था, कितने कार्बन थे, 6, फॉस्फेट किधर ऑलरेडी बैठा हुआ था, ठीक है। अब एक एटीपी और दी तो एक फॉस्फेट इधर भी आएगा ना, कहां बैठ जाएगा, फर्स्ट पे। अब नाम आप बताओ, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस फॉस्फेट, पहले बाई फॉस्फेट बोलते थे, अभी एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया बिस फॉस्फेट, अब थोड़ा रूल बदले हैं इन्होंने, तो बन गया फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट यानी बिस फॉस्फेट। अब देखो, अब ये कितने कार्बन का कंपाउंड है सर, 6। अब इसको तोड़ दो, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ही होता है आपको तोड़ना है। अब यहीं पे तोड़ दो, क्योंकि ये इधर भी फास्फेट से भरे लदे हुए, इधर भी फास्फेट से लदे हुए, मतलब एनर्जी भरपूर है, तोड़ दो भी, इससे काट दो, एक फास्फेट इस 3 कार्बन के साथ, एक फास्फेट इस 3 कार्बन के साथ। तो सुनो, इसको बोलते हैं ट्रायोस फास्फेट। ये देखो C1 C2 C3 ये फास्फेट जुड़ा हुआ है, ये C1 ये C2 ये C3 ये फास्फेट जुड़ा हुआ है। ये देखो, इसको मान लो ऐसे तोड़ दिया, ऐसे तोड़ा तो C1 C2 C3, और रूल क्या था, फास्फेट हमेशा हाई बैलेंस, हाई नंबर पे जाता है कि लो नंबर पे, तो थर्ड पे चला जाएगा। ये भी देखो, जब ये अलग होगा तो नंबरिंग बदल जाएगी, 1 2 3 और थर्ड पर फास्फेट होगा, और इसीलिए कंपाउंड का नाम पड़ा ट्रायोस फास्फेट। ट्रायोस फास्फेट। देखो ओस क्यों लगाया, शुगर है, फास्फेट क्यों लगाया, फास्फोरस बैठा हुआ है, कितने कार्बन की शुगर है, तो ट्रायोस फास्फेट। 4 की होती तो पेट्रोस, 5 की होती तो 6 की होती तो ओज लगाते हो आप। शुगर में ओज लगेगा, जैसे ग्लूकोज, मैनोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है ना, ऐसे सारे। अभी तक रटना नहीं पड़ा ना कहीं। अब आगे देखिए, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, बस अंतर ये है, आप देखो अंतर ये, इसमें ये वाला ग्रुप है एल्डिहाइड, और इसमें ये वाला ग्रुप है ये कीटोन, इसी को बोलते हैं ना कीटोन। तो एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन, 2 ग्रुप है, और दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। इसका नाम देख लो, ये पागल है, पीजीएल, पीजीएल फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। एनसीईआरटी ने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं है, ये पीजीएल है, पीजीएल यानी 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, एल मतलब जी फॉर ग्लिसरो और 3 फॉर फास्फेट बैठा हुआ है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, तो पीजीएल पढ़ सकते हैं इसको शॉर्ट में। ये डीएचएपी कहलाता है, डीएचएपी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों एक दूसरे के आइसोमर थे। अब देखो, दोनों एक दूसरे के आइसोमर थे तो क्या, या तो ये इसमें बदल जाए या तो ये इसमें बदल जाए, लेकिन होता क्या है, हमें जरूरत है इसकी, तो हमें एसीटोन की जरूरत नहीं है, हमें एसिड की जरूरत है, हमें एसिड बनाना है आगे। तो एसिड किससे बन सकता है, एल्डिहाइड से, कि मैं थोड़ा सा टॉपिक को रोक रहा हूं, जरा एक केमिस्ट्री की बात कर ले। OH ग्रुप को ऑक्सीडाइज करो, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को फिर ऑक्सीडाइज करो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और अब हमें बनाना था एसिड, तो हमें क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए, ना कि कीटोन चाहिए। हमें बनाना था एसिड, तो हमें क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए कि कीटोन चाहिए, तो एल्डिहाइड चाहिए हमें, हमें कीटोन नहीं चाहिए। तो हम इसको उसमें क्यों बदले, हम इसको इसमें बदल लें ना, तो ये इसमें बदल गया। अब ये एक ट्रायोज नहीं रहा, 2 ट्रायोज फॉस्फेट हो गए, और कौन वाला बन गया, बना ये वाला बन गया, पीजीएल। 2 पागल, 2 पागल, इसको पागल पढ़ रहे हैं, 2 पीजीएल बन जाएंगे। अच्छा, अब एनसीईआरटी ने देखो गलती क्या की है, एनसीईआरटी ने इसको डायरेक्ट एसिड में बदल दिया है। नहीं, तुरंत नहीं बदलता, एक स्टेप एनसीईआरटी ने स्किप कर दिया। लेकिन आप याद रखो, पहले क्या बना, पहले क्या बना, एल्डिहाइड। पहले एल्डिहाइड कितने मॉलिक्यूल बने सर, 2 बन चुके हैं, दोनों का नाम ट्रायोस फास्फेट है, दोनों को पीजीएल बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन कब होगा, जब क्या हो जाए, जब इससे क्या निकाल लिया जाए, देखो जब इससे हाइड्रोजन निकाल लो, जब इससे हाइड्रोजन निकाल लो तब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखो हाइड्रोजन निकालने के लिए ये आया Na+, ये इसका हाइड्रोजन निकाल लेगा एल्डिहाइड का और ये बना लेगा। तो अब बताओ इसका हाइड्रोजन निकल गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो बिस लिखा हुआ है, रुक जाओ, वही तो स्टेप एनसीईआरटी ने गड़बड़ कर दिया है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार मैं शुरू से ऊपर से फिर लेके आ रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहां पे रटने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले अपने पास क्या था, कितने लाख खर्च किए और कौन सा एंजाइम हेक्सोकाइनेज, क्या बन गया? क्या 1 लाख तुरंत लगा दें? नहीं, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन गया। अच्छा फिर आपने 1 लाख लगाया तो आप फ्रक्टोज के 6 पे ऑलरेडी फॉस्फेट था तो कहां पे आ गया 1 पे आ गया। तो नाम पढ़िए फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, राइट। अब उसके बाद अब आप अब देखो ये कंपाउंड बहुत बड़ा है और एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। कॉन्सेप्ट भी तो सीखिए, इधर भी ऊर्जा भरी है, इधर भी, दोनों हाथ में लड्डू है, तो कहते नहीं इसके तो दोनों हाथ में लड्डू है, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। दोनों हाथ में अगर लड्डू हो तो कौन रुकेगा, है ना, कुछ ना कुछ हरकतें करेगा, है ना। तो यानी क्या, टूट गया। इसीलिए जब दोनों हाथ में लड्डू होता है तो स्टेबिलिटी कम हो गई, स्टेबिलिटी कम, टूट गया। ये भी 3 कार्बन के कंपाउंड में टूटा, वो भी 3 कार्बन के कंपाउंड में, इसका नाम भी ट्रायोस फॉस्फेट, इसका नाम भी ट्रायोस, जुड़वा है, जुड़वा। लेकिन ये वाला इसमें बदल गया, एल्डिहाइड वाला कीटोन में बदला, कीटोन वाला एल्डिहाइड में बदला, एल्डिहाइड वाला कीटोन में बदला। अब कितने जुड़वा बच्चे, 2। नाम क्या था, ट्रायोस फॉस्फेट। एल्डिहाइड वाला की कीटोन वाला, उसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज तभी होगा जब उससे हाइड्रोजन निकाल लो। हाइड्रोजन निकाल के किसको दे दिया, Na+ को। आपने एल्डिहाइड से हाइड्रोजन निकाल के किसको दे दिया, Na+ को। तो Na किस में बदल गया और अब आपका कंपाउंड का नाम बदल गया। अब आपका कंपाउंड पहले था 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, अब बन गया है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसमें बदल चुका है। कोई डाउट है यहां तक? सर ये 1-3 क्यों लिख दिया? अब सुनो, दो फ्री रेडिकल ये है हमारे पास, C2C3, ये अब एसिड वाला है, इस पे यहां भी ये बैठा हुआ है, इसमें एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, 3 पर एसिड फॉस्फेट बैठा है और एसिडिक ग्रुप है, लेकिन एक फॉस्फेट यहां ऐड हो जाता है, फ्री रेडिकल वाला, एटीपी वाला नहीं, फ्री रेडिकल वाला फॉस्फेट यहां ऐड हो जाता है। अब नाम पढ़ो उसका, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब समझ में आ गया होगा, यानी 2 स्टेप एनसीईआरटी ने हटा दिए थे, डायरेक्ट लिख दिया, इसलिए कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कहां से आ गया, हमने स्टेप बाय स्टेप बताया। अब आपके पास क्या है, अब आप बताओ, इसके पास 2 फॉस्फेट है 2 फॉस्फेट है कि नहीं है? तो आप एक फॉस्फेट निकाल लो, इसके दोनों हाथ में लड्डू है, एक लड्डू निकालो। और निकालते देखो, निकालते जिस क्रम में देखो, निकालते हमेशा लो नंबर वाले से पहले। अगर दोनों हाथ में लड्डू हो तो किधर से लेंगे, लो नंबर वाले से, ताकि छीन ना ले। ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं ताकि छीन ना ले, है ना। तो हल्के वाले हाथ से छीनना, जिधर से हल्के से पकड़ा हुआ है, हल्के से मतलब 1 नंबर वाले से। जहां 6 नंबर का 3 नंबर का वजन है वहां से मत पकड़ना। तो कहां से निकला, फर्स्ट से निकला ना, फर्स्ट से निकला तो कहां बचा रह गया, और ये लड्डू गया कहां, ये लड्डू इसके पास है और ये बदल गया इसमें एटीपी में। पहली बार डायरेक्ट एनर्जी यहां मिली, कितनी एटीपी मिली, 2 मिलेगी, 2, इन्होंने लिखा नहीं है, 2 मिलेगी 2 एटीपी मिलेगी, 2 एटीपी, 2 एटीपी से 2 एटीपी मिली, एक इस कंपाउंड से निकला, एक उस दूसरे वाले से। ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं, तो 1 से 1 तो 2 से 2, ठीक। और ये बदल गया किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जब आपने ये वाला लड्डू निकाल लिया पहले हाथ वाला, तो तीसरे हाथ वाला बचा हुआ है ना, तो नाम बताइए। हाँ, अरे तीसरे हाथ वाला मतलब कार्बन वाला अरे बातें बहुत पकड़ा है देखिए, तो 3 नंबर वाले पे लड्डू अभी भी है, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बचा रह गया। अब क्या होगा,
अब रीअरेंजमेंट होता है, फॉस्फेट अभी ऐसा था, ध्यान दीजिए, रटना कहीं नहीं है। अभी फॉस्फेट यहां बैठा था 3 पर, उठ के यहां आ जाएगा, कूद के कहां आ जाएगा 2 पर, तो नाम बताओ। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड को 8 भी बोल सकते हैं, एक एसिड हटा के 8 भी लगा सकते हो, ये रूल अभी सभी बैच में पता होगा। अब बहुत थक गया है, अब बहुत थक गया, पसीना छोड़ दिया है, देखो बिल्कुल पसीना छोड़ दिया है उसने, है ना। अब पसीना छोड़ता कब है, मंजिल आने से पहले ही पसीना आता है, जब लास्ट स्टेप, जब कोई बिल्कुल लास्ट, ज्यादातर पर्वतारोही यानी जो क्लाइंबिंग करते हैं, पता ज्यादातर उनका समन्वय कब खराब हो जाता है, मतलब उनको लगता था ये चोटी है बस ये बगल में, और 4 कदम, पैर इतने भारी हो चुके होते हैं चढ़ चढ़ के कि उठता नहीं पैर, मतलब ऐसे उठाते तो भी नहीं, हाथ भी भारी वो भी भारी, और नहीं उठाते। और बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है। और माउंट एवरेस्ट जैसी बड़ी बड़ी चोटियां चढ़ जाते हैं, और जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है माइनस में, दाढ़ी वाड़ी पे बर्फ जम जाता है। अभी एक इंडियन ने किया तो है, गिनीज बुक रिकॉर्ड बना है उसका, अभी पूरी इतनी ज्यादा टेम्परेचर पे, इतनी लो टेम्परेचर पे अभी तक कोई नहीं गया था इंडिया से, वो बंदा इंडिया से गया था, उसको अभी काफी सम्मान भी मिलना भी चाहिए। तो उस बंदे की ये दाढ़ी वाड़ी सब, उस पे जो पानी गिरा सब जम गया था, उसने सेल्फी सेट की, पसीना कहाँ निकल जाएगा वहां पे इतनी ठंडी है। तो अल्टीमेटली क्या कहने का क्या मतलब था, उसने बताया कि मैं बिल्कुल 2 कदम पे हार मान लिया था, मुझे लग रहा था अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब मुझे लग रहा था मैं नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन उसने अपने उसको, वो होता है ना वो बर्फ के अंदर धंसा देते हैं, एंकर उसने धसाया और एक झटका दिया तो 1 कदम बचा। अब 1 कदम में उसमें दम नहीं थी, क्योंकि उसके सुन्न हो गए थे सारे, पूरे ब्रेन वगैरह सब सुन्न हो गया था, हाथ पैर तो काम ही नहीं कर रहे थे। फिर उसने एक वहां पे जैसे ही रखा, उसने बोला पता नहीं कौन सी ऊर्जा डेवलप हुई, मैंने कहा कि जय भारत, और पूरा परचम लहराया, और उसके बाद वापस आ गया। वहां की उसने वहां की सेल्फी भी वहीं पे अपलोड करी, वहीं से करी, मतलब वहीं पे ली थी, अपलोड नीचे आके करी होगी, तो वो सेल्फी भी ली और अपलोड करी, वही उसी छल की कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं, ये इस तरह से। तो मंजिल से पहले ही पसीना छूटता है कि मंजिल पर, मंजिल से पहले आखिरी कदम में। ज्यादातर बच्चे तब हार मान लेते हैं जब नीट में 1-2 नंबर से रुक रहा हो, देख रहे अरे इस साल 1 नंबर से रुक गया, अरे ये तो बैड लक, ये तो 1 नंबर से रुक गया, बैड लक। तो ज्यादातर हार तभी मान लेते हैं, जबकि वो पहचान है कि आप एक बड़ी छलांग मारने वाले हो, है ना। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था 2 फॉस्फो में बदल गया, अब यहां पर 2 फॉस्फोइनोइल पायरुवेट, फॉस्फोइनोइल पायरुवेट, पेप याद है, फॉस्फोइनोइल पायरुवेट, अब बन जाएगा पेप, फॉस्फोइनोइल पायरुवेट, कितने मॉलिक्यूल 2। अच्छा अब इसका फॉस्फेट हटा लो, फॉस्फेट हटा के इसको दे दो, ये बदल गया एटीपी में। अब बचेगा क्या, पायरुवेट यानी, हाँ 2 मॉलिक्यूल बन गए। इस प्रकार होता है ग्लाइकोलिसिस, कितने स्टेप में एनर्जी खर्च हुई, कितने स्टेप में एनर्जी खर्च हुई, कितने स्टेप में, 2, कितने स्टेप में निकली। अब जरा यहां से समझ लेते हैं, पहले स्टेप में खर्च हुई 1 एटीपी, इस स्टेप में खर्च हुई कितनी, हाँ 1 एटीपी, और यहां पे देखो यहां इनडायरेक्ट एनर्जी निकली, इसका नाम है इनडायरेक्ट एनर्जी, लेकिन ये तब तक हमें नहीं मिलेगी जब तक कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीएस ना हो जाए। बताइए ये ऊर्जा अपने को कब मिलने वाली है, जब ईटीएस होगा तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, याद रखिएगा, ठीक। तो हमें ये ऊर्जा मिले ही नहीं, हमें ये ऊर्जा मिली ही नहीं, कौन सी मिली, 2 एटीपी यहां, 2 एटीपी यहां, तो 4 एटीपी हमें मिले। बताइए डायरेक्ट एटीपी कितने मिले, ठीक है, और हमें एक इनडायरेक्ट एनर्जी भी मिली है, 2 मॉलिक्यूल इसके भी मिले, लेकिन ये ऊर्जा काम में नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली है, क्योंकि ये काम में तभी आएगी जब ईटीएस होगा, और ईटीएस अभी बहुत दूर है, ईटीएस। तो नेट गेन कितने का होगा, 2। अच्छा अगर आपसे कुछ ना पूछे, एरोबिक एनारोबिक ना लगाए, आपसे पूछे नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, यही क्वेश्चन 2023 में आया था, कई लोगों ने 8 दे दिया, कई लोगों ने 6 दे दिया, कई लोगों ने 2 दे दिया, सही उत्तर है 2, क्योंकि 4 बना, 2 खर्च हो गया, 2 ही तो बचा,
अच्छा 8 क्यों बन रहा था? 8 तब जवाब देते जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस ऑफ एरियोबिक रेस्पिरेशन। तो आप देखो, तो उस केस में आपके ये जो 2 NADH बना था ये 6 एटीपी दे देता आगे चल के। 6 ये और 4 ये कितने हो गए? 10। और 10 में कितने खर्च किए थे? कितने आ गए? 8 एटीपी। तब आंसर आ जाएगा 8। तब आंसर आएगा 8। अगर एरियोबिक शब्द लगा हो तो 8, कुछ ना पूछा जाए तो 2। ठीक है ना? अच्छा टोटल गेन एटीपी बोला जा रहा है, नेट तो पूछा नहीं तो 4। टोटल गेन एटीपी, लॉस्ट एटीपी, नेट गेन एटीपी, या टोटल एटीपी प्रोड्यूस बोला जाएगा ना तो भी नेट गेन ही बताओगे, नेट गेन। अच्छा एरियोबिक रेस्पिरेशन लगाओ तो क्या नेट गेन? 8 एटीपी का। ठीक, 8 एटीपी। और ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया, देख लो। कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल डायरेक्टली सिंथेसाइज इन द पाथवे? कितने डायरेक्ट बने? नहीं, डायरेक्ट कितने बने? 4। और जो इनके बनने को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। बताइए, जो भी एटीपी कहीं भी पूरे रेस्पिरेशन में अगर डायरेक्ट एटीपी बन गए, मतलब बिना ETS के बन गए, तो उसको बोलते हैं SLP। SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो बताइए 4 एटीपी डायरेक्ट बने तो कैसे बने? SLP द्वारा। SLP का पूरा नाम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अच्छा कितने नेट बनेंगे? 2। कितने नेट बनेंगे? एंड अगर एरियोबिक रेस्पिरेशन बोल दे तो 8, तो 8 नेट बनेंगे। समझ में आई बात? अच्छा पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट, कह रहा है पायरुविक एसिड की प्रोडक्ट है किसका? ग्लाइकोलिसिस। अब सुनो, की प्रोडक्ट क्या होता है? की मतलब तो चाबी होती है, और चाबी का मतलब जिससे ताला खुल जाए, मतलब काम हो जाए। मतलब ये एक चाबी है जिससे आगे के कई रास्ते खुलेंगे। ये एक ऐसी चाबी है जिससे आगे के कई रास्ते खुलेंगे। क्या क्या रास्ते खुलेंगे? देखो, व्हाट इज मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट? कह रहा डिपेंड करता है हमारी आवश्यकता क्या है, हमारे सेल की आवश्यकता क्या है। हमारे सेल की आवश्यकताएं 3 हो सकती हैं। देखो, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करा दिया जाएगा, या तो क्या करा दिया जाएगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और या तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करा दिया जाएगा। कितनी आवश्यकता हो गई? 2। अच्छा, और या फिर तो बताइए व्हाट इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? पायरुविक एसिड के कितने विकल्प है? 3। या तो लैक्टिक एसिड बना देगा, या तो अल्कोहल बना देगा, या तो एरियोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा। ठीक है ना? फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले फर्मेंटेशन कराएगा। फर्मेंटेशन क्या होता है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम होता है फर्मेंटेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम फर्मेंटेशन। अब सवाल ये है, फर्मेंटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? पायरुविक एसिड पे सारा काम रुक गया था तो रुका रहता। अब इधर देखो, वापस चलते हैं, ध्यान दीजिए, अब समझने की बारी आई। इधर समझिए मेरी बात, क्या बोल रहा है? कह रहा है फर्मेंटेशन क्यों कराना पड़ा? बस पायरुविक एसिड बन गया, छोड़ देते वहीं पे उसी हाल में, 2 एटीपी तो मिल ही गया अपने को नेट, लेकिन रिएक्शन रुक जाती। क्यों रुक जाती? ये NADH बन चुका है, जब इससे ऊर्जा निकलेगी नहीं, जब दोबारा ग्लाइकोलिसिस करानी पड़ेगी, जब आप मान लो दोबारा ग्लाइकोलिसिस हमें करानी है, दोबारा ग्लाइकोलिसिस करानी है, तो फिर से अपने को क्या चाहिए? NAD+। तो कहां से आएगा NAD+? वो तो इस रूप में प्रेजेंट है ना। मेरी बात समझिए, डेली हम लोग घर में खाना खाते हैं या हॉस्टल में खाना खाते हैं, वो अगर बर्तन धुले ही ना जाए तो आपको नेक्स्ट डे खाना खाने को नहीं मिलेगा। कैसे बर्तन मिलेंगे जब बर्तन जूठे हैं? तो इसीलिए डेली घर में वो सब साफ हो जाता है। तो बारिश होगी शादी में, है ना? यही होते बोलते हैं ना, भगोना में खाना खाओगे तो शादी में बारिश होगी, है ना? हाँ, क्या होती? भगोने में भी हमने सुना है। चलो आपकी शादी में प्रूफ हो जाएगा, आज भगोने में खा लेना। अब देखो NAD+, अगर सुन लो मेरी बात, अगर NAD+ अवेलेबल नहीं होगा तो अगली ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी, रुक जाएगी। इसीलिए क्या जरूरत पड़ गई? फर्मेंटेशन का यही काम है, इसको ऑक्सीडाइज कराओ, इसको ऑक्सीडाइज कराओ, ये रिड्यूस हालत में है, इसको दोबारा ऑक्सीडाइज कराओ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन का मेन पर्पस है रिड्यूस को एंजाइम को
ऑक्सीडाइज कराओ, यानी बर्तन धुलो फिर खाना खाओ, यानी कि ये जो है ना NADH, दोबारा इसको NAD+ में बदलो, यानी रिड्यूस को एंजाइम को ऑक्सीडाइज करो, तभी तभी आगे की रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो याद रखिएगा, रिड्यूस को एंजाइम को क्या करना है, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस को एंजाइम को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, राइट। यही है मेन पर्पस ऑफ फर्मेंटेशन। देखा जाए तो फर्मेंटेशन में कोई लाभ नहीं होता, सिर्फ एक ही फायदा होता है, क्या, कि रिड्यूस को एंजाइम क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। देखो फर्मेंटेशन जैसे ईस्ट की बात कर रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा इसमें, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, ठीक है, अंडर एनारोबिक कंडीशन के एरोबिक कंडीशन। और यहां पर दो एंजाइम यूज होंगे, दो एंजाइम यूज होंगे, तब जाके पायरुविक एसिड को CO2 और एथेनॉल में बदल दिया जाएगा, यानी 3 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन के एथेनॉल में और 1 कार्बन CO2 के रूप में निकल जाएगा। बताइए अल्कोहल में कितने कार्बन है, तो 1 कार्बन किस रूप में निकलेगा, रिएक्शन बैलेंस है कि इम्बैलेंस, बैलेंस है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछता है कौन से फर्मेंटेशन में CO2 निकलती है, अल्कोहलिक। अच्छा लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन है और पायरुविक एसिड में भी 3 कार्बन है, कितने CO2 निकलेंगे, 0, रिएक्शन बैलेंस है, कोई CO2 नहीं निकलेंगे। किस फर्मेंटेशन में CO2 नहीं निकलता, अब देखो यहां 2 एंजाइम प्रयोग में आते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए 2 एंजाइम काम में आते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए 2 एंजाइम काम में आते हैं, एक का नाम है पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, एक का नाम है पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। रिएक्शन लिख के देखते हैं, पायरुविक एसिड का फार्मूला पहले देखो, CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड, इसमें बीच में CO डाल दो, अब क्या बन गया, ठीक है। अब इससे CO2 निकाल लो, पहले CO2 निकालने के लिए कौन सा एंजाइम, पायरुविक एसिड से CO2 निकालने वाला कौन सा एंजाइम, पूरा नाम है पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, नहीं तो शॉर्ट में दिमाग में रखो डी कार्बोक्सिलेज। अच्छा अब जब CO2 निकाल लेंगे तो जरा इसको रीअरेंज करके देखो क्या बन गया, CH3CHO एल्डिहाइड बन गया, एस्टल्डिहाइड बन गया, एस्टल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया। अब एल्डिहाइड को किस में बदलना है, अल्कोहल में, तो अभी क्या सिखाया था, ऑक्सीडेशन कराएंगे, रिडक्शन, रिडक्शन कराएंगे, और रिडक्शन कराने के लिए हाइड्रोजन चाहिए होगा, और याद करो हाइड्रोजन इसके पास बैठा हुआ है NADH2, NADH2 के पास या NADH के पास, यहीं से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं और उसे दे देते हैं। यहां से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं और इसको दे देते हैं, और ये बदल जाएगा NAD+ में, हो गया हमारा काम। यही तो मेन टारगेट था, टारगेट ये नहीं था कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट जाए भाड़ में, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन में जो काम टारगेट लिया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितने NADH बने थे, तो कितने मॉलिक्यूल यहां पायरुविक एसिड के थे, तो दोनों यूज हो जाएंगे कि एक यूज होगा, 2 अल्कोहल बनेगा कि एक अल्कोहल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के बनेंगे, कितनी CO2 निकलेगी, 2। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब हमारा ये वाला ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। अब जो एंजाइम चाहिए सेकंड नंबर वाला, जो जिसने ऑक्सीडेशन कराया, उसका नाम है डीहाइड्रोजिनेज, क्योंकि वो हाइड्रोजन निकाल के दे रहा है, इसको यहां दे रहा है, तब जाके ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। देख लो इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब कहते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड, नाम सुनो, लैब लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। और कह रहा है जैसे फिगर 12.2 में शो किया गया नीचे, ऐसे ही हमारी कोशिका में, हमारी स्पेशली स्केलेटल मसल में, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो भी पायरुविक एसिड बदल जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। और इसके लिए एक एंजाइम पाया जाता है लैक्टेज डीहाइड्रोजिनेज। बताइए वहां था अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, यहां लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। अच्छा वहां भी ऑक्सीडाइज किया, इसको रिड्यूस को एंजाइम को ऑक्सीडाइज किया गया था, यहां भी क्या लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज ये, इसको रीऑक्सीडाइज करके इसमें बदल देंगे। इन बोथ द प्रोसेस, मतलब यही तो मेन टारगेट है फर्मेंटेशन का, निचोड़ यही है। कह रहा प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो हमसे मतलब नहीं है, प्रोडक्ट तो अपने आप बन रहा है, हमारी मजबूरी ये थी कि हमको NADH को रीऑक्सीडाइज कराना था, ताकि ग्लाइकोलिसिस बिना रोक टोक के चलती रहे, ताकि बिना रोक टोक के ग्लाइकोलिसिस चलती रहे, ठीक है।
कह रहा दोनों ही फर्मेंटेशन में, चाहे लैक्टिक एसिड बन रहा हो या एल्कोहल, नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, मतलब मैं तो कहूंगा एनर्जी रिलीज ही नहीं होता। कह रहा है कि एनर्जी रिलीज हो, कह रहा है ज्यादा ऊर्जा नहीं रिलीज होती है, कह रहा है लेस देन 7% ही एनर्जी रिलीज हुई। वो किस तरह से बोल रहा है, कह रहा है अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया होता ग्लूकोज का तो 38 एटीपी मिलता, और अभी यहां पर सिर्फ 2 ही एटीपी मिला 38 की बजाय। तो जब परसेंटेज निकालोगे तो आपका समथिंग 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो उसको एनसीईआरटी ने रफली बोल दिया कि 7% एनर्जी जो ग्लूकोज की थी वही रिलीज हो पाई, सारी एनर्जी हाई एनर्जी बॉन्ड या एटीपी के रूप में रिलीज नहीं हो पाई। केवल कितनी एटीपी हो पाई, लेस देन 7%। उन्होंने लेस देन 7 जानबूझ के लिखा है ताकि आपके दिमाग में एग्जैक्ट डाटा आ जाए निकालने के लिए, तो आएगा 5 पॉइंट समथिंग आता है, तो लेस देन 7%। अब ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि लेस देन कितनी एनर्जी निकलती फर्मेंटेशन में, लेस देन 7%। ऑल्सो द प्रोसेस इज हजार्डस ड्यू टू एसिड और एल्कोहल। कहता है एसिड और एल्कोहल बन जाने से क्या समस्या आ जाती है, एसिड और एल्कोहल बन जाने से कुछ और समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। क्या समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, ये समस्या क्रिएट हो जाती है कि देखो अगर एसिड बन गया, अगर हमारे मसल में एसिड बन गया, लैक्टिक एसिड, मसल थक जाएगी, हम थक जाएंगे, देखो काम करने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड हमें थका देगी। अच्छा अगर एल्कोहल की मात्रा 13% से ज्यादा हो गई किसी भी कोशिका में तो ईस्ट ही मर जाएगा। तो दोनों में दिक्कतें हैं, दोनों में ही दिक्कतें हैं। क्या लिखा है, व्हाट इज द नेट एटीपी सिंथेसाइज, कैलकुलेट द एटीपी सिंथेसाइज एंड रिड्यूस इन द नंबर ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। ये सब मैं बता चुका हूं, ग्लाइकोलिसिस का अब पूछ रहा है। कह रहा है जब एक ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं, अल्कोहल या एसिड बनाते हैं, तो कितना एटीपी मिलेगा, वही दो, क्योंकि रियली में यहां कोई एनर्जी नहीं मिली। ईस्ट अपने आप को मार लेता है, अपने लिए पॉइजनस हो जाता है, कब, जब कितना सांद्रता हो जाए, 13%। तो कह रहा है जो इससे ज्यादा वाली बिवरेज हैं जैसे विस्की, रम, ब्रांडी, जिन, इनमें अल्कोहल की सांद्रता 40, 45, 60% तक है। तो कैसे बढ़ाते हैं, कहते हैं इसके लिए कराते हैं डिस्टिलेशन। क्या कराते हैं, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, पहले 13% तक बना लेते हैं, उसके बाद उसका पानी उड़ाते जाते हैं, पानी जितना ज्यादा उड़ेगा सांद्रता उतनी बढ़ेगी। ये काम मशीनों से किया जाता है, मैकेनाइज, जिस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। इसीलिए 2 तरह की बिवरेज होती है, डिस्टिल्ड और बियर और वाइन कैसी है, और क्योंकि उनमें अल्कोहल की सांद्रता 7 से 8% है, जबकि विस्की, रम, ब्रांडी, जिन में कितनी है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए उन्हें कैसे बनाया जाता है, डिस्टिलेशन से। समझ आई बात। और इसके लिए जो वेसल यूज करते हैं उसको बोलते हैं फर्मेंटर, उसी को बायो रिएक्टर भी कह सकते हैं। कह रहा है व्हाट डू यू थिंक एल्कोहलिक बिवरेज ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टीन, मतलब इनसे ज्यादा जो अल्कोहल की सांद्रता बनाई जाती है, कैसे, डिस्टिलेशन से। कह रहा है what then is the process by which organism can carry out complete oxidation of glucose। कहता है complete oxidation of glucose कैसे होता होगा, complete oxidation of glucose जब होता है तो क्या होता है, तो कह रहा है कि extract the energy stored, और एनर्जी कैसे extract होती है तो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एटीपी मिलेगी अब आपको ज्यादा से ज्यादा एटीपी मिलेगी। और ये होता कहां है, पहले ही बता चुका था, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। रिएक्शन का नाम क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा कि इनकम्प्लीट, किसकी प्रेजेंस में, क्या निकलेगा, और वाटर, और बहुत ज्यादा एनर्जी। इस टाइप के रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, यानी कल पढ़ेंगे। आधा चैप्टर यहाँ पे हो गया है ना, नेट आधा यहाँ पे हो गया है, देखो हो गया है ना। हाँ अभी क्वेश्चन करेंगे ना, अभी तो छोड़ा थोड़ा ना, क्वेश्चन करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी तो करने जरूरी है।
All the energy required for life process is obtained from. एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन का है, ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसे बोला गया था फूड. कंपाउंड दैट ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज नोन एज. हाँ, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. ऑल द एनर्जी contained in the molecule like glucose is directly used in a single step, release free into the cell, not release free into the cell. एनसीईआरटी में भी पढ़ा था. ये बताइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस. अरे रुको भाई, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, पहला सही है. ये गलत है क्योंकि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस थी. ये गलत है क्योंकि सारे फैकल्टेटिव एरियोप्स नहीं होते. पहला सेल जो था ऑक्सीजन रिच एरिया में था, गलत. ये स्टेटमेंट टाइप. प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज. प्लांट को बहुत ज्यादा डिमांड नहीं चाहिए, सही है. फिर कह रहा है प्लांट डू नॉट हैव स्पेशलाइज, ये भी सही है. दोनों सही है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ये सी. फिर आगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी is utilized in various energy requiring process for organism. Gases exchange in plant takes place in through stomata and lentil. ये हो जाएगा गलत. लिखा ना फास्टर देन एनिमल, तो स्लो होता है. Which of following is true for glycolysis? कौन सा ग्लाइकोलिसिस के लिए ट्रू है? It takes place in mitochondria. There is no net gain of ATP. ग्लाइकोलिसिस के लिए कौन सा ट्रू है? ये गलत. अरे करिए तो पहले. There is no net gain, गलत. It reduce 2 molecule NAD plus for every glucose molecule proceed. गलत हो गया. ये सही है. बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदलेगा तब एनर्जी निकलेगी. सही है. 2 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट एटीपी के रूप में निकल गया, एक फॉस्फेट बचा तो एनर्जी निकलेगी. ये सही है. 4. ये बताइए, कह रहा है कौन से स्टेप में, विच स्टेप रिजल्ट इन नेट इंक्रीज इन एटीपी. किसमें एटीपी निकलेगी, किसमें एटीपी इंक्रीज होगी? नेट इंक्रीज इन एटीपी, पहला और दूसरा. भाई जितने ऊपर के लेवल पे निकलेगी उतनी ज्यादा निकलेगी. कह रहा है ना विच 2 स्टेप रिजल्ट इन नेट इंक्रीज इन एटीपी. कहां पे नेट इंक्रीज होगी एटीपी? यहां. 5th सबसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा. और 4 और 5 है, 4 और 5 है नहीं. हाँ, 2 और 5 कर सकते हैं क्योंकि वो ऊपर है, ये बिल्कुल नीचे है. ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलिसिस एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट कौन सा है? पायरुवेट काइनेज इन्वॉल्वड इन एटीपी सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. द टर्म ग्लाइकोलिसिस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन ग्रीक. ये गलत हो गया. ये सही है, ये भी सही है. फर्स्ट कंपाउंड जो कॉमन है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए. देखो फ्रक्टोज को भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलना पड़ेगा और ग्लूकोज को भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलना पड़ेगा. फ्रक्टोज को भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलना पड़ेगा और ग्लूकोज को भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा. तो कह रहा पहला ऐसा कंपाउंड बताओ जो दोनों में कॉमन है. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, सही है ना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. Which of following step of glycolysis does not involve isomerase is utilized? किसमें isomerase यूटिलाइज होगा?
ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमर है ना, दोनों एक दूसरे के, आइसोमरेज यूज हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस आर, कह रहा एक ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करेंगे ग्लाइकोलिसिस में तो आपको क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज से तो 2 NADH, 2 ATP और 2 पायरुविक थर्ड मिलेगा। आइडेंटिफाई द step of glycolysis in which NADH2 synthesis occurs. Identify the step of glycolysis in which NADH2 synthesis occurs. जहां पे NADH बना था, NADH कब बना था, जब PgAl13 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदला है। कोई ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन याद है, सेकंड ऑप्शन फिगर में देख लीजिएगा, ये वाला है, ये बताइए स्टेटमेंट वाला। इन 7th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस 3 कार्बन कंपाउंड चेंज इनटू द 2 कार्बन कंपाउंड। देखो एक मिनट रुकिए, कह रहा 7th स्टेप में, हम आपको पहले 7th स्टेप दिखाया। सेवेंथ स्टेप मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। कह रहा है 7वें स्टेप में, कह रहा है 7वें स्टेप में, अब पढ़ के देखो क्या कह रहा है 7वें स्टेप में। ये वाला 7वें स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस में 3 कार्बन का कंपाउंड 2 में बदल रहा, गलत, गलत हो गया। कन्वर्जन ऑफ पीपी इनटू पायरुविक एसिड इज एनर्जी यील्डिंग, हाँ एनर्जी निकलेगी भाई, पीपी में फास्फेट था, पायरुविक एसिड में फास्फेट नहीं है, एनर्जी निकलेगी, यानी ये सही है, ये गलत है, ये सही, कौन सा, ये वाला सेकंड ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, अब आप बताइए। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 को फ्रक्टोज 6 में बदलेगी, गलत, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 में बदल रही थी, पहला गलत। फोर्थ इन्वर्टेज सुक्रोज को, हाँ ये सही है, सुक्रोज को ग्लूकोज नहीं, एक मिनट रुके, एल्डोलेज 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और कोई मैच नहीं कर रहा, यही करना पड़ेगा। वैसे तो लिखना चाहिए सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, अधूरा ये भी लिखा है। ये बताइए किसमें वाटर निकला था, लास्ट के पहले, लास्ट के पहले, यानी 3 फॉस्फो से 2 फॉस्फो के बीच में, 3 फॉस्फो से 2 फॉस्फो के बीच में, दिखाऊं ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोइनोइल पायरुवेट में, ऐसा कोई ऑप्शन है, ये वाले स्टेप में सही है, ये वाले स्टेप में। अब बताइए स्टेटमेंट वाला फिर से। एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, एटीपी इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट बिसफॉस्फेट टू 3 ग्लिसरिक एसिड। कह रहा है ट्रायोस बिसफॉस्फेट से जब 3 PGA बनता है तो एटीपी यूज हो जाती है, गलत है, मैं वहां आपको दिखा देता हूं। कह रहा है जब ट्रायोस बिसफॉस्फेट से ट्रायोस ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तो एटीपी यूज हो जाती है, पढ़ के देखो, एटीपी यूज हो रही है, यूज हो रही कि निकल रही थी, तो गलत हो गया। और कह रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकते हैं, हाँ ये गलत, ये सही, कौन सा, सेकंड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फर्मेंटेशन के लिए बोला है, फर्मेंटेशन के लिए बोला है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, ये होता है साइटोप्लाज्म ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, और माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट, गलत,
भैया चाहे फर्मेंटेशन कहीं हो, साइटोप्लाज्म में ही होगा। गलत हो गया। इट इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट अकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कह रहा है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन कराएंगे सबस्ट्रेट का विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखते हैं पढ़ के। इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। गलत। इट इन्वॉल्व्स इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इनकरेक्ट पूछा है हमसे, ये गलत हो जाएगा। थर्ड गलत हो जाएगा क्योंकि सिंथेसिस ऑफ एटीपी होता ही नहीं है और एनएडीपीएच बनता ही नहीं बल्कि यूज होता है, तो गलत हो गया थर्ड। ये वाला बताइए। पायरुविक एसिड को इथाइल अल्कोहल में कौन बदलेगा? डी कार्बोक्सिलेज और डी हाइड्रोजिनेज। ये बताइए। एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज। एंड प्रोडक्ट बोला, एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड। अरे थर्ड होगा भाई, एंड प्रोडक्ट पूछा है, इसमें ये C2H5 होना चाहिए, ये गलत लिखा है। अरे सुनोगे पहले आप लोग, थर्ड फोर्थ और सुनो भी तो, और क्या। एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, तो ये क्यों नहीं हो सकता? C2H5 होता तो हो जाता, गलत हो गया। CO2 और एस्टल्डिहाइड ऐसा नहीं बना था, ये बीच का प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। एंड प्रोडक्ट पूछा है, ये बीच का प्रोडक्ट था। लैक्टिक एसिड बिल्कुल सही है, CO2 लिखे या ना लिखे क्योंकि निकलती ही नहीं है। अच्छा, एसिटाइल कोएंजाइम में एरोबिक में पहुंच गए, तो इसलिए इसका थर्ड होगा आंसर। क्वेश्चन गलत नहीं है, थर्ड होगा। Which of following ways does the alcoholic fermentation differs from lactic acid fermentation? आप बताइए। कह रहा है अल्कोहल का फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से किस मामले में डिफरेंट है? नहीं तो ऑक्सीडेशन तो दोनों में होगा भैया। डिफरेंट पूछा है, सिमिलरिटी नहीं पूछी। जो सेकंड पहला सही है क्योंकि डी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होगी तब जाके डीहाइड्रोजनेट एक्टिविटी होगी, तो पहला डिफर है। और जो पहले लिखा है उसी की क्वालिटी हम बताना है। देखो ये पहले पूछा भी है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये बताइए 22। ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ। ईस्ट अपने आप को मार लेता है जब अल्कोहल की सांद्रता 10% पहुंच जाती। गलत। कितने परसेंट? हाँ तो ये गलत हो गया। ड्यूरिंग ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस 2 ATP आर कंज्यूम, तो 2 ATP कंज्यूम्ड हो जाती है। हाँ, जब एक्टिवेशन होता है तो 2 ATP कंज्यूम होती है। 2 होती है कि नहीं होती है? ये सही है, यानी ये गलत ये सही। कौन सा ऑप्शन? सेकंड। क्या हुआ भैया, जाने दो। क्या ये देखिए, कुछ और भी 2-4 अच्छे क्वेश्चन हैं, वो भी कर लेते। 2-4 और अच्छे हैं, बातचीत नहीं, मतलब रिवीजन में भी मजाक। ये बताए, एनसीईआरटी की लाइन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ए फॉर कैरिंग आउट डेली एक्टिविटी। यानी क्या चाहिए? एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन। एनर्जी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो नहीं सकता। ये वाला बताइए, ये वाला थर्ड एनसीईआरटी की लाइन है। इन यूकैरियोट्स photosynthesis takes place within the chloroplast, whereas breakdown of complex molecule to release energy takes place in पहले साइटोप्लाज्म then माइटोकॉन्ड्रिया। यानी पहले फोटोसिंथेसिस, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइटो है, गलत लिख गया। क्यों? अरे क्या कह रहा है? यूकैरियोट में ए टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, तो रेस्पिरेशन कहां तक क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा? पहला होगा, इसीलिए ध्यान से पढ़िए। ये वाला बताइए। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द सेल,
ऑल द सेल एंड इन्वॉल्व क्या हो जाएगा, ऑल लिविंग सेल एंड स्प्लिटिंग। अरे भैया ढंग से पढ़ लो, नहीं पढ़ना है मत आइए क्लास। और क्या इतना चीखोगे चिल्लाओगे, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको अभी कुछ नहीं होगा। इतना थोड़ा ना मजाक अच्छा लगता है। अब देखिए नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस में प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज इन्वॉल्व ए चेन ऑफ 10 रिएक्शन। तो वहां पे दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच, या 1 मॉलिक्यूल ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। हाँ, तो हर एक के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए, हर स्टेप के लिए एक एंजाइम चाहिए। ये बताइए ईएमपी पाथवे में लिमिटिंग स्टेप कौन सा होगा, लिमिटिंग ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिटिंग स्टेप कौन सा होगा, रेट लिमिटिंग स्टेप, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहीं से टूटेगा, ब्रेकडाउन यहीं से होगा, इसलिए लिमिटिंग स्टेप यहीं से होगा। सारा जो चेंजेस आया था वो यहीं से हुआ था, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के टूटने से। ये वाला बताइए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेप ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज एसोसिएटेड विद यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। मतलब एटीपी कहां यूज हुई थी, ग्लूकोज से ये बनने में। ये गलत, ये सही है, सेकंड सही है। ये वाला बताइए, नहीं ये अभी नहीं हो पाएगा, ये वाला बताइए। ये ग्लाइकोलिसिस है, ये ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन, कह रहा है कि ऑक्सीडेशन कहां पे होगा ग्लाइकोलिसिस में। ये कोई ऑक्सीडेशन तो हो नहीं रहा है। हाँ, एल्डिहाइड किस में बदल गया, एसिड में। एल्डिहाइड एसिड में बदल रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देख लो, मतलब बताया था, जो स्टेप बताया वो सारे पूछे जाते हैं। ये कर लें, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। ये कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस के लिए कितने सही है, पहला सही है, कह रहा है दो पायरुविक एसिड, 2 नेट एटीपी, और ऑल लिविंग में होगा, सही है। ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप एट एवरी स्टेप, गलत, ये गलत। स्कीम इन्होंने दी थी, सही है। पायरुविक एसिड की प्रोडक्ट है, सही है। मतलब सारे सही है, किसको छोड़ के, थर्ड ऑप्शन जिसमें ना आए, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ट्रू रिगार्डिंग ग्लाइकोलिसिस के लिए कौन सा सही है, पहला सही है। दूसरा प्रोड्यूस नो एटीपी, गलत। तीसरा नो कनेक्शन विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सही है। कहां कनेक्शन है, फिलहाल नहीं है। ग्लाइकोलिसिस को देखोगे तो कोई कनेक्शन नहीं है फिलहाल। अब बाकी ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। रिड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोसेस्ड, ये गलत हो गया। केवल पहला सही है, ओनली 1। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये बताइए फर्मेंटेशन के लिए कौन सी बात गलत है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, सही है। इट अकर्स इन प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलर यूकैरियोट, ये भी सही है, इसमें होगा। इट टेक्स प्लेस अंडर ऑक्सीजन, गलत। ऑक्सीजन डेफिसिट कंडीशन, एक मिनट, इट कन्वर्ट्स द पायरुविक एसिड इनटू, ये गलत है। नहीं, CO2 एथेनॉल एंड वाटर, ये गलत है। CO2 प्लस एथेनॉल, पानी नहीं निकलेगा, यानी ये गलत है। ये देखिए, ये अभी क्वेश्चन हम लोग ने देखा होगा, 3 ग्लूकोज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बन रहा है 3 PGA। तो कह रहा है XY क्या है, और यहां पायरुविक एसिड में भी XY क्या है। देखिए X क्या है, देखिए छोटा कर दिया, NAD, हाँ NAD प्लस, और थर्ड ऑप्शन ये बताइए, डैश विच ऑफ फॉलोइंग ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन साइटोसॉल एंड इंटर्स। अच्छा ये तो आगे का है, ये आगे का है, ये बताइए, ये आज किया है हम लोगों ने। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज,
लैक्टोएट डीहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। तो ये कुछ और हम लोग ने कर लिए, अब असर्जन रीजन वाले कल कराएंगे, ठीक है। चलिए